नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। वक्फ बोर्ड के बाद में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूमाफिया को कड़ी चेतावनी दी है। लाख टके की बात में आज हम बात करेंगे इस बारे में। सीएम योगी ने कहा है कि देर सवेर कब्जाई जमीन खाली करनी होगी। साथ ही बात करेंगे, दिल्ली में चुनाव है, यूपी बिहार में पर चुनाव है। जानेंगे केजरीवाल के कौन से बयान ने बीजेपी और कांग्रेस को सियासी मुद्दा दे दिया है। इसके अलावा बात होगी यूपी में दलित वोटर्स को रिझाने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और साथ ही समाजवादी पार्टी तीनों ने ही स्पेशल प्लान बनाए हैं। जनवरी महीने में सभी दल अपने अपने तरीके से दलित वोटर्स के बीच जाएंगे। और फिर बात होगी हिंदुत्व के 3 चेहरों की। कुमार विश्वास ने जहां मनोज मुंतशिर और स्वामी रामदेव पर तंज कसा, वहीं दोनों ने पलटवार भी किया है। देखते हैं अब खबरें विस्तार के साथ। वक्फ बोर्ड की तुलना भूमाफिया से करने वाले सीएम योगी के बयान पर जहां सियासी घमासान मचा हुआ है, तो वहीं सीएम योगी ने प्रयागराज की धरती से बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने भूमाफिया को कड़ी चेतावनी दी है। भूमाफिया ने सैकड़ों एकड़ भूमि कब्जाई है। सीएम योगी का कहना है कि देर सवेर कब्जाई जमीन खाली करनी होगी। वक्फ बोर्ड को लेकर भी सीएम योगी बयान दे चुके हैं और सीएम योगी ने कहा था कि वक्फ बोर्ड है या भूमाफियाओं का बोर्ड है। सीएम योगी ने कहा कि एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस और एसपी ने पलटवार कर पूछा है कि सरकार भूमाफिया पर अब तक एक्शन क्यों नहीं ले पाई। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। प्रयागराज में सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर रहे और इस मौके पर सीएम योगी ने महाकुंभ से जुड़ी तमाम तैयारियों को परखा और अधिकारियों से फीडबैक लिया। साथ ही महाकुंभ की तैयारियों से जुड़े दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। सीएम योगी ने प्रयागराज की भूमि से एक बार फिर भूमाफिया पर बड़ा निशाना साधा। सीएम योगी ने चेतावनी दी कि प्रयागराज में भूमाफिया ने जो सैकड़ों एकड़ भूमि कब्जाई है, उसे खाली करना ही पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा, देर सवेर तो इसे खाली करना ही होगा। सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है। सीएम योगी के बयान पर विपक्ष ने निशाना साधा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि अब तो बीजेपी की ही सरकार है, उन्हें ज्यादा पता होगा कि भूमाफिया कौन है कौन नहीं। अगर कब्जे हैं कहीं पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो बहुत कब्जे हटवाने में बहुत माहिर हैं। हमारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज वक्फ की उत्तर प्रदेश की सरकार के अंडर में है। मुख्यमंत्री जी पहली शुरुआत वहीं से कर लीजिए। वक्फ बोर्ड आपकी सरकार का बोर्ड है, मुसलमानों का बोर्ड नहीं है। योगी सरकार को 7 साल से ज़्यादा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में लगातार भूमाफिया भूमि कब्जा रहे हैं और निरंतर ये प्रकरण पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इस पर लगाम न सरकार के द्वारा लगाई जा पा रही है, न प्रशासन के द्वारा लगाई जा पा रही है। मुख्यमंत्री जी को खुद ये कहना पड़ा है। एक इन्होंने भूमाफियाओं का एक फेयर लिस्ट जारी की थी, लेकिन उस लिस्ट का क्या हुआ, ये भी देखने का विषय है। वहीं बीजेपी का कहना है कि यूपी में योगी सरकार क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। योगी सरकार में लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। उसको निरुद्ध किया गया है, बल्कि अपराध के बल पे जो संपत्ति अर्जित की, जो जमीन अर्जित की, उसको भी अटैच करके उस पर गरीबों के आवास बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और प्रयागराज में लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं। आगे भी जो ज़मीन सामने आएगी कि किसी भूमाफिया की है, किसी अपराधी की है, काले धन से खरीदी गई है या अपराध के बल पे हथियाई गई है, तो निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों माफियाओं की खैर नहीं हो उत्तर प्रदेश में। कुछ दिन पहले सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड है या भूमाफियाओं का बोर्ड है। योगी ने दावा किया कि जिस जमीन पर भी वक्फ के नाम पर कब्जा किया गया होगा, उस एक एक इंच जमीन को वापस लिया जाएगा और गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। पहले वक्फ बोर्ड को लेकर सीएम योगी ने बयान दिया, उसके बाद प्रयागराज से भूमाफिया के खिलाफ एक्शन की बात कही, जिससे साफ है कि सरकार जल्दी ही भूमाफिया के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
प्रयागराज में सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर रहे और महाकुंभ से जुड़ी हर तैयारी और व्यवस्था का जायजा लिया। इस बार योगी कैबिनेट की मीटिंग के अलावा विधानसभा की ज्वाइंट सेशन का भी आयोजन हो सकता है। सीएम योगी ने इसके लिए अफसरों को निर्देश भी दिए। हालांकि इस ज्वाइंट सेशन की डेट का ऐलान अभी नहीं किया गया है। वहीं सीएम योगी ने महाकुंभ में कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया है। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में महाकुंभ में इस बार योगी कैबिनेट की मीटिंग के अलावा विधानसभा के ज्वाइंट सेशन का भी आयोजन हो सकता है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य शामिल हो सकते हैं। विशेष सत्र को राष्ट्रपति और राज्यपाल संबोधित कर सकती हैं। जो विधानसभा का सत्र है उसका भी जो पहला दिन है वो भी प्रथम सत्र महाकुंभ स्थल पर ही आयोजित कराने की तैयारी चल रही है। बाकायदा राष्ट्रपति को इसका निमंत्रण दिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति संबोधित करेंगी और वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। सूत्रों की माने तो सीएम योगी ने अफसरों को महाकुंभ में संभावित विधानसभा के ज्वाइंट सेशन की तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस ज्वाइंट सेशन की डेट का ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि विशेष सत्र 14 जनवरी से 29 जनवरी के बीच हो सकता है। संभवतः उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के साथ साथ एक सत्र भी हो सकता है, यहाँ विधानसभा का सत्र भी आयोजित हो। संभवतः उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के साथ साथ एक सत्र भी हो सकता है, यहाँ विधानसभा का सत्र भी आयोजित हो। महाकुंभ में विधानसभा सत्र और कैबिनेट बैठक पर सियासी बयानबाजी चल रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि विधायकों के साथ मीटिंग करके अखिलेश यादव इस मामले में आखिरी फैसला लेंगे। भाजपा की प्रदेश सरकार महाकुंभ के आयोजन के अवसर पर विधायकों और कैबिनेट की वहां पर मीटिंग बुला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विधायकों की बैठक करके निर्णय करेंगे कि महाकुंभ में कब जाना है। बहुत जल्दी ही समाजवादी पार्टी इसमें अपना निर्णय करने का काम करेगी। देखिए, कैबिनेट की बैठक करिए आप कुंभ में, नाव में करिए, स्नान करते वक्त कैबिनेट की बैठक करिए, ये आपकी अपनी ताकत है, आपकी सरकार है। लेकिन सदन तो सदन में ही चलेगा। अगर इस तरह की बात बीजेपी करना चाहती कि वो कुंभ में सदन चलाएगी तो उसको बहुत बड़ा विश्वास लेना पड़ेगा विपक्ष के राजनीतिक दलों से। प्रयागराज में सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर रहे। सीएम योगी ने कुंभ को लेकर चल रही सभी तैयारियों को बारीकी से देखा और अधिकारियों से कुंभ में चल रहे कार्यक्रमों पर अपडेट भी लिया। इस दौरान सीएम योगी ने यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस पवेलियन में सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिल रही है। प्रयागराज में सीएम योगी ने कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही सीएम योगी ने मां की रसोई का उद्घाटन भी किया। आकाशवाणी के एफएम रेडियो चैनल कुंभवाणी की शुरुआत कर सीएम योगी ने कहा कि आज भी लोगों में रेडियो का क्रेज है। मेरी उम्र 7-8 वर्ष की रही होगी तब मैं रामचरितमानस का पाठ सुनता था आकाशवाणी में, देखता था मैं, क्योंकि तब दूरदर्शन की उस प्रकार की स्थिति नहीं थी, टेलीविजन थे भी नहीं उस समय, लेकिन तब भी हम लोग सुनते थे और अलग प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से कितना लोकप्रिय होता था। हर घर में एक रेडियो जरूर होता था, हर घर में होता था, और एफएम चैनल तो आज भी युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है। सीएम योगी ने 2 दिन प्रयागराज में बिताकर महाकुंभ की हर तैयारी का जायजा लिया। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही लाखों की संख्या में साधु संत संगम नगरी पहुंच चुके हैं। संगम नगरी में शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले ही यहाँ आध्यात्मिकता के सुंदर नजारे देखने को मिलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का एक बयान दिल्ली चुनाव में बड़े विवाद की वजह बन गया है। दरअसल केजरीवाल ने भाजपा पर यूपी बिहार के लोगों का फर्जी वोट बनवाने का आरोप लगाया है। अब बीजेपी ने इसे पूर्वांचल के लोगों के सम्मान के साथ में जोड़ दिया है। बयान के विरोध में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केजरीवाल से अपने बयान के लिए माफी की मांग की है। वहीं केजरीवाल अब अपने बयान पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए।
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस उन्हें लगातार घेर रही है। केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों को फर्जी वोटर बताया है। छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। केजरीवाल के बयान के बाद दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के नेता और कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के घर तक मोर्चा निकाला। इस दौरान उन्हें रास्ते में रोका गया, लेकिन दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। वहीं बुरी तरह से घिरे केजरीवाल मुद्दे पर सीधे बोलने की बजाय डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गए। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, और ये मेरे ऊपर उल जलूल वो लगा रहे हैं। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं हैं। पूर्वांचल और बिहार के लोगों पर दिए केजरीवाल के बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है और अब एक नया पोस्टर सोशल मीडिया साइट पर जारी किया है। पूर्वांचल और बिहार के लोगों पर दिए बयान पर केजरीवाल को बीजेपी नहीं छोड़ रही है, चारों तरफ से हमले कर रही है। केजरीवाल को सत्ता की कुर्सी पे बैठाने वाले यही उत्तर प्रदेश बिहार पूर्वांचली लोग थे। अगर इनको अरविंद केजरीवाल ने दोगला कहा तो इसका जवाब अब अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचलियों को लेकर दिए बयान पर घेरने की कोशिश में है। केजरीवाल के इस बयान को बीजेपी ही नहीं, पूरा एनडीए गठबंधन यूपी बिहार के लोगों का अपमान बता रहा है। यूपी से बिहार तक केजरीवाल के खिलाफ नाराजगी है। वहीं केजरीवाल अब अपने बयान पर डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में तमाम सियासी दल अब दलित वोटर्स को रिझाने में जुटे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और एसपी अपने अपने स्तर पर प्रोग्राम कर रहे हैं। दलितों को अपने पाले में लाने के लिए जनवरी के महीने में ही तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यूपी में 42 ऐसे जिले हैं जहां पर दलितों की संख्या 20% से ज्यादा है। अब ऐसे में हर दल दलित वोट बैंक की अहमियत को समझ रहा है। संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर दलित समाज का दिल जीतने की कवायद तेज हो गई है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी की सियासत में इन दिनों दलित वोटों को लेकर ही सारा ताना बाना बुना जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दलितों को अपने पाले में लाने के लिए तमाम कार्यक्रम चला रही हैं। संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर दलित समाज का दिल जीतने की कवायद कांग्रेस ने भी तेज कर दी है। कांग्रेस ने पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के बीच पैठ बनाने के लिए नई रणनीति तैयार की है। कांग्रेस पार्टी 16 से 31 जनवरी के बीच जय बापू, जय मंडल, जय भीम जनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय के मुद्दे को मजबूत करना होने वाला है। इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। पिछड़ों दलितों के लिए कांग्रेस की नई रणनीति। कांग्रेस का 16 से 31 जनवरी के बीच अभियान, जय बापू, जय मंडल, जय भीम जनसंपर्क अभियान, सामाजिक न्याय के मुद्दे को मजबूत करने की कोशिश। अभियान के जरिए यूपी में सियासी पकड़ मजबूत करेगी। इस अभियान की जिम्मेदारी कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग, अल्पसंख्यक कांग्रेस और मछुआरा कांग्रेस ने ली है। वहीं समाजवादी पार्टी भी दलित वोट बैंक पर फोकस करने में जुटी है। एसपी ने 26 दिसंबर 2024 से पीडीए चर्चा अभियान शुरू किया है। 27 जनवरी 2025 से एसपी इस अभियान को फिर से शुरू करेगी। एसपी का दावा है कि उसने लोकसभा में 37 सीट पीडीए फॉर्मूले से जीती है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव में दलित वोट फिर से खिसक गया। दलित वोट बैंक को फिर पाले में लाने के लिए अभियान किया जा रहा है।
कांग्रेस के दलित प्लान पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने ये अभियान काफी लेट शुरू किया। पहले से अभियान शुरू करते तो लोकसभा में फायदा मिलता। काफी लेट से शुरू कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी शुरू करना चाहिए था और 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी शुरू करना चाहिए था। शायद उसका लाभ मिलता कांग्रेस जन को, तो निश्चित तौर पे बीजेपी के मौजूदा जो तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नरेंद्र मोदी लिए हैं, वो उनको अवसर की प्राप्ति ही ना होती। बीजेपी ने भी दलित वोट बैंक को साधने के अभियान को यूपी में धार देना शुरू कर दिया है। बीजेपी 12 से 25 जनवरी तक यूपी के सभी दलित बस्तियों में संविधान गौरव दिवस अभियान मनाएगी। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा को इसका काम सौंपा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने इस अभियान के लिए बीजेपी के सभी मंत्री, सभी प्रदेश संगठन के पदाधिकारी, दलित विधायक, दलित सांसद, दलित मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष को लेकर भी फाइनल लिस्ट बनाई जा रही है। बीजेपी की रणनीति है कि यूपी में 80% जिला अध्यक्षों को बदला जाए। भारतीय जनता पार्टी में इस समय संगठन पर्व चल रहा है, जिसके क्रम में जिलों में और महानगरों में अध्यक्ष पद की नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। प्रत्येक जिले और महानगर में निष्ठावान, कर्मठ और क्षमतावान कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला है, जिसके नाते से तमाम नामांकन पत्र विभिन्न जिलों और महानगरों में भरे जा रहे हैं। यूपी में 42 ऐसे जिले हैं जहां दलितों की संख्या 20% से ज्यादा है। कई सीटों पर दलित समुदाय निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में यूपी में दलित समाज के पास ही सत्ता की चाबी मानी जा रही है, जिसे हर दल अपने हाथ में लेना चाहता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कुमार विश्वास अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। फिल्मी सितारों पर तंज कस चुके कवि कुमार विश्वास ने अब भगवान राम और हनुमान के बहाने गीतकार मनोज मुंतशिर पर निशाना साधा है। बगैर नाम लिए कुमार विश्वास ने मनोज मुंतशिर और स्वामी रामदेव पर तंज कसा, जिस पर दोनों ने पलटवार भी किया। साधु संतों ने भी कुमार विश्वास के बयान का समर्थन किया है। कुमार विश्वास पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों के लिए चर्चा में बने हुए हैं। पहले फिल्मी सितारों पर तंज कस रहे कवि कुमार विश्वास ने अब गीतकार मनोज मुंतशिर पर निशाना साधा है। इन लोगों ने राम पर फिल्म बनाई, कितने मूर्ख हैं। हनुमान जी से कैसी भाषा बुलवा दी और टीवी पे बहस और कर रहे हैं। कह रहे वो तो भक्त थे, भगवान थोड़ी थे। भाई मेरे, राम जी को कुछ भी कहना ना बच जाएगा, इनको कुछ कहा ना तो फिर बस राम जी भी नहीं बचा पाएंगे। कुमार विश्वास ने भगवान राम को लेकर मनोज मुंतशिर के लिखे लिरिक्स और डायलॉग्स पर टिप्पणी की। हनुमान जी की भाषा, पहली बार जब हनुमान जी से संवाद किया राम जी ने, जब उन्होंने कहा कि मैं महाराज सुग्रीव का प्रधानमंत्री हूं, तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़िए। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि वाक्यज्ञम मधुरम इदम सुग्रीवम सचिवः कपि। हे सौमित्र, यह वाक्यज्ञ, वाक्य को जानने वाला और भाषा की मधुरता जानने वाला, यह सुग्रीव का सचिव निश्चित रूप से कोई बड़ा विद्वान है, जिसने वेद आदि पढ़े, इतनी सुंदर भाषा बोल रहा है। और तुमने छपरियों की लैंग्वेज इस्तेमाल करा दी और फिर कहते हो कि क्षमादान दे दो। वहीं कुमार विश्वास के इसी बयान पर मनोज मुंतशिर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, मेरे कारण किसी की रोजी रोटी चल रही है तो चलने दीजिए, बजरंगबली की कृपा है जो मुझे इस लायक बनाया। वहीं कुमार विश्वास ने बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स को लेकर तंज कसा कि बाबा अपने प्रोडक्ट्स ऐसे बेचते हैं जैसे इन्हें न खरीदो तो सीधे सनातन धर्म से इस्तीफा हो जाएगा। इसे लेकर बाबा रामदेव ने भी पलटवार करते हुए कहा कि वो कवि हैं, उनका धंधा ऐसे ही चलता है तो अच्छी बात है, धंधा चलाने के लिए कुछ तो ऐसा मजाक बोलेंगे ही। कुमार विश्वास और मनोज मुंतशिर को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी निशाना साधा है। जो ये एक पिछला दशक एक पूरा बीता है, वो भगवान राम को पूर्ण रूप से बाजार में खड़ा करके बेचने वाला बीता। वो फिर चाहे कोई कवि हो, कोई फिल्म का कहानीकार हो, या कोई राजनेता हो, या कोई राजनीतिक दल हो, सब ने भगवान राम को बेचा है। कुमार विश्वास आजकल कंट्रोवर्सी वाली बातें लगातार करते चले आ रहे हैं। मनोज मुंतशिर उनसे भी बड़े वाले
कंट्रोवर्सियल हैं। वो लगातार आपको ये सुनने देखने को मिलता है कि वो किस तरह की बातें करते हैं। वहीं अयोध्या में साधु संतों ने कुमार विश्वास के बयान पर कहा कि मनोज मुंतशिर को हिंदू देवी देवताओं को लेकर कुछ भी लिखने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। जो मर्यादा सिखाते हैं उनके लिए लेखनी भी मर्यादित होनी चाहिए। मनोज मुंतशिर अच्छे आदमी हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी ऐतिहासिक गलतियां की हैं जिसको लेकर के उनको क्षमा नहीं किया जा सकता है। और कुमार विश्वास का भी काम जो है, अभी कुमार विश्वास को सनातन धर्म को पढ़ने की आवश्यकता है। कुमार विश्वास अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। इससे पहले भी बगैर किसी का नाम लिए बॉलीवुड स्टार सोनाक्षी सिन्हा पर तंज कस चुके हैं। इतना ही नहीं, वो बिना नाम लिए सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर के नाम पर भी बयान देकर चर्चा में रहे थे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया कर्मियों को ठंड से बचाव की सलाह दी है। नए साल, मकर संक्रांति और लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने पत्रकारों से कहा, आप लोग अपना ध्यान रखें। प्रधानमंत्री का वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, नई दिल्ली का है, जहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने आने वाले त्योहारों की बधाई दी और ठंड बहुत ज्यादा है दिल्ली में, तो ऐसे में जर्नलिस्ट से ठंड से बचने की भी सलाह दी। इनको कुछ ठंड में तकलीफ होगी। सबको 2025 की बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी थैंक यू सर। सबको लोहड़ी की शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ठंड में संभालिए भाई आप लोग। हाँ सर क्या करें, नहीं कुछ सर पे रखिए, इनको कुछ ठंड में तकलीफ होगी। आप कैसे हैं सर? अच्छा मेरा थैंक यू। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।